ठाकुर सर, वरिष्ठ वक्ता डॉक्टर रवींद्र एवं इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी मैडम, महाविद्यालय के समस्त आदरणीय प्राध्यापक, प्रिय एनएसएस के स्वयंसेवकों एवं समस्त विद्यार्थियों, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन हेतु का कार्यक्रम है, तो मैं सरस्वती वंदना हेतु एनएसएस के दल नायक अनिल यदु और उनके टीम को आमंत्रित करती हूँ और मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि सरस्वती जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करें। धन्यवाद। इसका तो गाना था। बोल भारत माता की, बोल छत्तीसगढ़ महतारी की, बोल सरस्वती मैया की। सरस्वती मैया पर थाव तोरे पाँव, 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 सरस्वती मैया पर थाव तोरे पाँव। दोनों हाथ जोड़ के दोनों हाथ जोड़ के मैं माँ के नवाऊं, सरस्वती मैया पर थाव तोरे पाँव, क्लोज कर सिस्टम में कुछ विज्ञापन आ गए, कुछ और फाइल चालू हो गई। सरस्वती मैया पर थाव तोरे पाँव, सरस्वती मैया पर थाव तोरे पाँव। ज्ञान बुद्धि के कहीं हाथ देवैया हो, हंस वाहनी के कहीं हाथ चढ़ैया हो, ज्ञान बुद्धि के कहीं हाथ देवैया हो, हंस वाणी के कहीं हाथ चढ़ैया हो, ज्ञान बुद्धि के कहीं हाथ देवैया हो, हंस वाहनी के कहीं हाथ चढ़ैया हो। ज्ञान बुद्धि के कहीं हाथ देवैया हो, हंस वाणी के कहीं हाथ चढ़ैया हो। ऋषि मुनि मन तोर ध्यान लगावे हो, सरस्वती मैया पर थाव तोरे पाँव, सरस्वती मैया पर थाव तोरे पाँव, सरस्वती मैया पर थाव तोरे पाँव, सरस्वती मैया पर थाव तोरे पाँव। बोल सरस्वती मैया की जय। मैं कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों के स्वागत हेतु महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी मैडम से निवेदन करती हूँ कि पुष्प से लेकर श्री आदरणीय श्री सुरेश ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। निकाल के देना। मैं शर्मा सर जी से निवेदन करती हूँ कि आदरणीय डॉक्टर रवींद्र मिश्र सर जी का पुष्प द्वारा स्वागत करें। मैं डॉक्टर जी नाम भार्गवी मैडम से निवेदन करती हूँ कि महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम का पुष्प के द्वारा स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि परिचय हेतु मुझे दायित्व सौंपा गया है कि मैं आमंत्रित
जैसे कि आज के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता एवं अतिथि आदरणीय श्री सुरेश ठाकुर सर, आप वरिष्ठ शिक्षाविद हैं एवं आप गांधी जी की छत्तीसगढ़ यात्रा के प्रत्यक्ष भेंटकर्ता भी रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज सर का महाविद्यालय में आगमन हुआ है और निश्चित ही आपके द्वारा जो भी गांधी जी संबंधी यात्रा वृत्तांत है वो कम शब्दों में ही सही परंतु विद्यार्थियों के साथ आप साझा करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एवं कार्यक्रम के वरिष्ठ वक्ता एवं अतिथि जिनसे हम सभी परिचित हैं, आदरणीय डॉक्टर रविन्द्रनाथ मिश्र सर, आप वरिष्ठ इतिहासकार हैं एवं शिक्षाविद हैं तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के इतिहास अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त आचार्य हैं। आपके द्वारा बहुत सी प्रसिद्ध किताबों और शोध पत्रों का प्रकाशन किया गया है एवं सर के छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक अध्ययन का निरंतर अध्ययन जो है आपने अभी तक जारी रखा है और जिसका लाभ विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को समय समय पर मिलता रहता है। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आप दोनों का अपना स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं प्राचार्य उद्बोधन एवं कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शब्बू सिद्दीकी मैडम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद रश्मि मैम। जैसा कि आज सभी को विदित है 8 अगस्त है, अगस्त क्रांति महोत्सव है, आज शुरू हुआ है और आज अगस्त क्रांति का प्रस्ताव रखा गया था और उसके बाद हमने एक महत्वपूर्ण आंदोलन की ओर कदम रखा था जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। आज इसी कार्यक्रम में हमने इतिहास विभाग की ओर से आदरणीय सुरेश ठाकुर जी जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं और जो बहुत बड़े कहना चाहिए वरिष्ठ साहित्यकार हैं और अपना पूरा जीवन इन्होंने शासकीय सेवाओं में विभिन्न संस्थानों में बिताया है और साथ ही साथ वे गांधी जी के प्रत्यक्ष भेंट करता रहे हैं। इन्होंने गांधी जी को अपने सामने देखा है और उनका ऑटोग्राफ इन्होंने अपनी एक पेंटिंग में लिया है जिसे बाद में इन्होंने सेंट पॉल स्कूल रायपुर का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर इन्होंने उसे दान किया था। और मैंने बीच में सर के पास गई थी जब इनको आमंत्रित करने के लिए, तो मैंने इंटरव्यू लिया था और मैंने रिकॉर्ड किया है। कभी मौका मिला तो आपको बताया जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप क्रांति को सामने से महसूस कर रहे हैं, आपके सामने घटनाएं घटती हुई दिख रही है, ऐसा आपको लगेगा। और मैं सर के साथ लगभग 1 घंटा बैठी थी, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं 1 घंटे से बैठी हूँ और इतनी अच्छी स्मृति कि एक के बाद एक डेट वाइज सारा कुछ इन्हें याद था। मैं बहुत बहुत आपको आपका आभार करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। कल मैंने जब फ़ोन किया तो सर को थोड़ा सा बीपी हाई था, लेकिन उन्होंने आज मेरा आमंत्रण स्वीकार किया है। मैं गर्व के साथ आपको नमन करती हूँ सर कि आपने बहुमूल्य समय दिया हमारे छात्र छात्राओं के लिए। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे सामने वरिष्ठ वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर रविन्द्रनाथ मिश्र सर हैं, जो कि मेरे पीएचडी के गाइड हैं और मैंने जो पुस्तक लिखी है उसमें सर का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। और जहाँ तक ये उपलब्धियों की बात है तो बहुत कम समय है, इतने कम समय में मैं सर की उपलब्धियाँ आपको गिनवा नहीं पाऊंगी क्योंकि इतनी अधिक उपलब्धियाँ हैं कि मतलब मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में पीएचडी इतिहास में करवाने वालों में सर का नाम नंबर 1 है। और सर ने लगभग 60 पीएचडी करवाई है और अनगिनत शोध पत्र लिखवाए हैं। अगर कभी मौका मिले आप लोगों को इतिहास में कुछ लिखना है, आलेख, परिचर्चा या शोध पत्र और पीएचडी, तो सर की अगर आप लाइब्रेरी जाएंगे और वहाँ देखेंगे तो अगर अरबों रुपया भी दिया जाए ना तो वैसा कलेक्शन आपको नहीं मिलेगा। इतना रेयर कि विदेशों से भी छात्र छात्राएं आते हैं शोध के लिए और अगर वो गवर्नमेंट से संपर्क करते हैं कि हमें इतिहास में कुछ मैटर चाहिए तो सीधा उंगली
सर की तरफ दिखाई जाती है और ये बिल्कुल सत्य है। लोगों ने रुपया कमाया है, तिजोरियां भरी हैं और इसी में लगे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा और अपने कार्यों से लोगों को शिक्षा की ओर अग्रसर किया है कि आज नए नए शोध हो रहे हैं और नए नए रिसर्च में नई नई चीजें जो है वो सामने आ रही है। इतिहास लेखन मुख्य रूप से नई दिशा ले रहा है, ऐसे ही महानुभावों के कारण। मैं धन्य हूँ सर और आपका स्वागत करती हूँ और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, एकदम सहर्ष आपने हमारा निमंत्रण स्वीकारा, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपको और धन्यवाद करती हूँ। पुस्तक का विमोचन है, कहते हैं ना कि पुस्तक का विमोचन तो एक बहाना था, हमको आपको अपने कॉलेज में बुलाना था, तो हमने इस बहाने से आपको बुलाया है। अगस्त क्रांति इस मुख्य कार्यक्रम का स्रोत है और पुस्तक विमोचन तो मैंने चूंकि लिखा था तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपके हाथों से मेरी पुस्तक का विमोचन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 8 अगस्त जो है ना, बार बार बच्चों को बता रही हूँ कि 8 अगस्त जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है और मेरी जो पुस्तक है उसका जो शीर्षक है वो है रायपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास। आप लोगों में से बहुत से छात्र छात्राएं जो है पीजी करने के बाद विभिन्न प्रतियोगिताएं में भाग लेना चाहेंगे, तो आपको बता दूं कि जब आप पीएससी में छत्तीसगढ़ के इतिहास पर पुस्तक देखेंगे ना, तो आपको रेफरेंस में आदरणीय रविंद्रनाथ मिश्र सर का नाम मिलेगा। पीएससी की पुस्तकें अभी बहुत से हमारे सहायक प्राध्यापक परीक्षा पास करके आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपने जो पुस्तकों का अध्ययन किया है उसमें पीछे में विभिन्न मतलब जो साहित्यकार इतिहासकार हैं उनके साथ डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र सर का नाम है रेफरेंस में। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज सर हमारे बीच हैं। मेरे पुस्तक का जो शीर्षक है या शोध का जो शीर्षक है, चुनने का उद्देश्य आपको 2 लाइन में बता दूं और जल्दी से फिर आप लोगों को माइक दे देती हूँ। आप लोग मुझे नहीं, इनको सुनना चाहते हैं, मैं जानती हूँ। तो गांधी जी द्वारा चलाए गए दोनों आंदोलन असफल हो चुके थे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों आंदोलन असफल हो चुके थे। और तीसरा जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, असफलता की चरम सीमा छू चुका था और कोई भी इस पर न तो रिसर्च करना चाहता था, न कोई बात करना चाहता था, क्योंकि अंतिम ये आंदोलन था जो कि बिल्कुल विफलता की श्रेणी में था। और गांधी जी ने जो अहिंसा का रास्ता अपनाकर आंदोलनों की शुरुआत की थी, तो आपको बताना चाहूंगी कि रिसर्च में तय पाया गया कि इस आंदोलन में जितनी हिंसा हुई शायद ही किसी आंदोलन में हुई होगी, इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। और आपको इसका महत्व इसी से पता चल जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हमें आजादी के लिए अन्य किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप में स्वयं प्रमाण है। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी और मैं हमारे आदरणीय जो मुख्य वक्ता है आदरणीय सुरेश ठाकुर जी, उनको माइक देती हूँ कि वे थोड़ा सा हमारे बच्चों को अपने अनुभवों को बताएं, जिससे हमारे बच्चे लाभान्वित हों। आचार्य मैडम जी, सभी आदरणीय स्टाफ के सदस्यगण और प्रिय विद्यार्थी, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आप सबसे मिल रहा हूँ। एक यंग जनरेशन से मिलने में बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आपका लंबा भविष्य है और हमारा लंबा इतिहास है। हम थोड़े दिन के मेहमान हैं, हो सकता है कल भी हमारे लिए सूचना आ जाए कि स्वर्गवासी हो गए, तो हमारी जिंदगी तो बोनस की जिंदगी है, पता नहीं कितने दिन बीते हैं, लेकिन हमारी यादें जो पुराने, मेरी उम्र से 93 वर्ष, 93 रनिंग, तो 92 वर्ष की कुछ याददाश्तें कभी कभी झलकती हैं। और अभी आपकी मैडम ने रेफरेंस दिया तो उन्होंने 42 का आंदोलन किया और 8 अगस्त को 1942 को गांधी जी ने शाम को कांग्रेस की मीटिंग में निश्चय किया कि हम
भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे, करो ये मरो ये होगा, ये नारे होंगे। 8 अगस्त को हुआ, लेकिन 9 अगस्त को डिक्लेयर हुआ और सारे यहाँ उसके बाद 9 के बाद लगातार विभिन्न शहरों में ये आंदोलन आरंभ हुआ और जुलूस लेकर के निकलते थे, जिनके ऊपर लाठीचार्ज होता था और कुछ को जेल भेज देते थे और इस तरह से क्रम चला। उस समय मेरी उम्र 12-13 वर्ष था। मैं भाटापारा में मिडिल स्कूल का विद्यार्थी था, बहुत करके 6th का विद्यार्थी था और मुझे बहुत दोस्त था, घर थे, पिताजी भी बड़े भक्त थे गांधी जी के। मैं अपने आप को नहीं रोक सका और मैंने अपने स्कूल से बाहर निकल के उस जुलूस में सम्मिलित हो गया। भाग्य की बात, वहाँ जो सामने झंडा पकड़ा हुआ एक व्यक्ति, उसने मुझे ही झंडा दे दिया। मैं सबसे छोटा था उसमें, सामने में मैं झंडा लेके चलता रहा। कुछ दूर से जाने के बाद पुलिस ने गाड़ी के साथ आते थे लाठीचार्ज, लेकिन हमें उस कांस्टेबल ने अपना पकड़ करके हमारा झंडा छीन लिया और पकड़ के गोदी में ले लिया और चलो बोले बेटे ये गाड़ी की सवारी करो। वो वाली रंग की गाड़ी होती थी पुलिस की, उसमें बच्चों को जो छोटे माइनर थे उनको बैठा देते और इन लोगों को अड्डा करके भगा देते थे डिस्पर्स। हम लोग के साथ 2-4 और हमारे साथी दोस्त थे जो हम लोग इस प्रकार भाग लेने में आतुर थे, तो उन लोगों को देख करके वो लारी से कोई 5-6-7 किलोमीटर दूर छोड़ देते थे। भाटापारा जो जानते हो, मैं भाटापारा में वहाँ की मिशन मिडिल स्कूल का स्टूडेंट था, तो वहाँ से वो तरेगा के रोड में ले जा करके 5-6 किलोमीटर दूर छोड़ दिए। फिर धीरे धीरे हम लोग आते थे आराम से। तो इस तरह की एक वो 9 या 10 अगस्त था जबकि मैंने याद बार आए तो मैंने भाग लिया और उसके बाद तो रोज निकलते थे। इस तरह से कई बार निकलते थे। 9 अगस्त के बाद रेगुलर हर दिन जुलूस निकला करते थे शहरों में, पूरे भारत उसमें निकलते थे, जिसमें कि विद्यार्थी भी घुस जाते थे, लेकिन विद्यार्थियों को ज्वाइन करने के पहले पुलिस वाले रोक देते थे। तो मेरा एक अनुभव तो इस तरह से जैसे मैडम ने बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ और उसी के तहत ये शुरुआत थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी उसी समय खत्म हुआ और उसके बाद ये जो प्रोग्राम सरकार डू एंड डाई, क्विट इंडिया एंड डू एंड डाई, ये आंदोलन का नाम था और इसमें संपूर्ण भारतवर्ष बड़े इससे उत्साह से उसने भाग लिया, जिसकी कड़ी में के अंत में 15 अगस्त 1947 को बोलते होंगे। 15 अगस्त को क्यों डेट फिक्स किया ये बताइए। 15 अगस्त को कौन सी खास बात थी कि 15 अगस्त को उन्होंने डिक्लेयर किया कि आज़ादी भारत पर्व को हम 15 अगस्त को क्यों, पाकिस्तान में से 14 अगस्त को हो गया था, इसको क्यों 15 अगस्त क्यों डेट फिक्स किया। वो जो मैन वो फिक्स दिस डेट, इट वाज नॉट रिटन, तो यहाँ के गवर्नर जनरल थे। क्यों किया आप में से किसी को मालूम है? जस्ट बाई जनरल नॉलेज? नो, दैट वाज द डेट जबकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ। तो उसी डेट को उसने यहाँ के हम आज़ादी देंगे। आपको मालूम होगा नागासाकी हिरोशिमा में इसी के ठीक पहले 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में बम्बार्डमेंट होता है, जिसमें लगभग 2.5-3 लाख लोग खत्म हो गए और उसी परिणाम स्वरूप ये खत्म हुआ और वर्ल्ड वॉर हिटलर भी खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। तो इसलिए क्या किया, उसी डेट को फिक्स किया कि 15 अगस्त को हम भारतवर्ष को आज़ाद कर देंगे। लेकिन उस आज़ाद करने में भी उन्होंने एक ट्रिक किया। वो कोई ये उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी कि भारतवर्ष में शांतिपूर्ण वातावरण रहे, दोनों में फूट पैदा किया। वो कहते हैं ना अंग्रेज तो डिवाइड एंड रूल, ये उनकी पॉलिसी हुआ करती थी, बांटो और मजा देखो। तो उन्होंने 2 टुकड़े कर लिए और ये किया कि लड़ते रहेंगे। और जब कश्मीर पे आक्रमण उन्होंने किया, सारे हथियार अमेरिका के थे, वर्ल्ड वॉर में खूब हथियार बना लिया था, उन्हीं लोगों को दिया और जिन्होंने कश्मीर में आक्रमण किया। तो ये छोटा सा अनुभव था उस जमाने का।
दूसरा अनुभव आपको गांधी जी के बारे में बता दूँ, क्योंकि सुनने के लिए उत्सुक हैं लोग कि मैं कैसे उत्सव है। यहाँ रायपुर सेंट पॉल्स का स्टूडेंट था और ड्राइंग मेरा सब्जेक्ट था। साइंस के स्टूडेंट था, उस समय साइंस के स्टूडेंट के साथ में ड्राइंग भी ले सकते थे, तो आई डॉक्टर ड्राइंग। तो ड्राइंग में मैंने सोचा कि गांधी जी आ रहे हैं, 40 था वो नोआखाली में वहाँ अनशन काफ़ी दिनों तक के चला। राइट्स को उन्होंने जो हिंदू और मुसलमान के बीच में जो भावनाएँ डेवलप हो गई थी, एक दूसरे को मार काट कर रहे थे, दंगे हो रहे थे कलकत्ता में, हिंदू और मुसलमान हमारा नोआखाली में मुसलमान और हिंदुओं में, इस तरह के पूरे झगड़े हो रहे थे, उसमें व्यस्त थे। और वहाँ से दिल्ली में उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया था, तो वो ट्रेन से जा रहे थे। तो जगह जहाँ स्टॉपेज दिया गया था, उससे भाटापारा का भी स्टॉपेज था कि यहाँ रुकेगी ट्रेन। तो यहाँ के सब भाटापारा के लोग उनसे नहीं, रायपुर स्टेशन को दिया कि रायपुर स्टेशन में रुकेगी ट्रेन। मैं रायपुर सेंट पॉल्स का स्टूडेंट था, उस समय मैं 10th क्लास का स्टूडेंट था। और जब मेरी ये पाई चुकी ड्राइंग, मैंने गांधी जी की एक मूर्ति बनाई, मैंने पेंसिल स्केच ब्लैक एंड वाइट से। और विलियम साहब ड्राइंग टीचर थे, मैंने कहा सर मैं इसको गांधी जी के पास से ऑटोग्राफ लेके आऊँ। बोले हाँ ठीक है, गुड आइडिया, लो एक ऑटोग्राफ। तो फिर उसके बाद मैंने नोट्स, मेरे कुछ पिताजी के स्टूडेंट से कुछ परिचित थे तो जो नेतृत्व कर रहे थे, उनका अभी मुझे ऑटोग्राफ लेना, मुझे सामने जगह दीजिए। बोले हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि बच्चों के सब सामने रखते हैं। उन्होंने सामने प्लेटफॉर्म में रहते, प्लेटफॉर्म में बच्चों को पहले फिर बच्चे, इस तरह से एक डिसिप्लिन है। क्योंकि गांधी जी की एक बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्य बोलते थे और धीरे धीरे बोलते थे। अगर पिन ड्रॉप साइलेंस होने तो कुछ नहीं सुनता, इसलिए लोगों को पहले सूचना दी थी कि भाई गांधी जी को अगर ये थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुक रही है तो आपको सुनने के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं, तब तो उनको आप सुन सकते हैं। उनका संदेश सुनना जरूरी। और ट्रेन रुकी, मेरे करीब ही थे, मैं दौड़ घुसा उनके एक वॉलंटियर की दरवाजे पे। मैंने कहा क्या चाहता है, मैंने कहा इसमें ऑटोग्राफ लेना है। और उन्होंने ले लिया। बापू बैठे हुए थे, 3rd क्लास कंपार्टमेंट था, जो वुडन बेंच थे उससे बैठे थे। सिर हिलाया उन्होंने, ऑटोग्राफ हंसते हुए उन्होंने। यद्यपि उस समय वो बड़े चिंतित थे, दुखी थे, वो उस आंदोलन को शांत करने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे। नोआखाली में अपना कैंप लगा दिया था, वो उनमें उदासी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसमें हस्ताक्षर किए और मिले। उसके बाद आपसे मैं लिया, बड़ी खुशी हुई मुझे कि चलो बापू ने मुझे आशीर्वाद मिल गया, मेरे फोटो में आपको मैं लेके आया। फिर उसके बाद में लोगों ने 2-3 मिनट उनको सुना। उसने यही चिंता बताई कि देखिए आज़ादी हमारी जिम्मेदारी है, और अगर इस प्रकार हम लड़ेंगे झगड़ेंगे तो फिर कैसे होगा, हम इसकी पात्रता नहीं इसको। इसलिए भाई सब लोग शांत रहिए, प्रेम से रहिए। यही संदेश हम लोग जो याददाश्त में हैं, यही दे करके, शांति का संदेश दे करके, अहिंसा की प्रकारी थी वो संदेश। थोड़ी देर में 2-3 मिनट बाद उसके बाद क्या फिर थोड़ी देर रुकी चली। ये मेरा अनुभव समय का है, तो वित्रवा है, लेकिन वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही, जब भी याद करता हूँ तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। बड़ा सोबर व्यक्ति था, हम सोचते थे कैसे दुबले पतले थे, लेकिन चेहरे उनकी ओज था, लालिमा लिए हुए गौर वर्ण के थे और बड़ा प्रभावशाली उनका ये था। इसके लिए ये था, आपको मालूम होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। व्हाट वाज दैट रेजोल्यूशन? वो रेजोल्यूशन ये था कि अगर गांधी जी व्यक्तिगत रूप से गवर्नर जनरल या किसी भी हमारे अधिकारी से मिल करके अगर कोई प्रॉमिस ले लेते हैं तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल पोटेंसी को जानते थे, उनकी आत्मिक शक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये व्यक्ति सब कुछ करा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई साइन करता है गवर्नर जनरल, उसे व्यक्तिगत भेंट करके वे आर नॉट गोइंग टू फॉलो। इतनी शक्ति
सी आत्मशक्ति है। और मैं कहता हूँ कि विश्व के इतिहास में ये पहला प्रयोग है कि आत्मशक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करना। हिंसा के तो आंदोलन खूब है, लड़ाई झगड़ा, कई लोग अपना धैर्य खो दिए। सुभाष बाबू बोले इस तरह से मैं जेल में साल के नहीं मारूंगा, इसलिए वो निकल करके गए, लेकिन देखिए उनका आज से नहीं मारी। लेकिन गांधी जी थे, उन्होंने आत्मशक्ति को सबसे ज़्यादा माना, सत्य और अहिंसा इसी को ज़्यादा माना, और सर्वोदय उनका आदर्श था। सबका उदय होना चाहिए, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सबसे प्रेम से व्यक्ति करो। इंसान पैदा हो गए हैं, सब इंसान एक हैं और सबको हमको उदय होने का अधिकार है, किसी को किसी के ऊपर राज करने का अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत को मानने वाले थे और वो चाहते थे कि आत्मशक्ति, क्योंकि हर एक में आत्मा निवास करती है और उस हम भी आत्मा, इस तरह से हम सब एक सहोदर हो गए, हम सगे हैं। अगर इस भावना को आप उत्तेजित कर दीजिए, इस भावना को अगर उसको अनुभव करा दीजिए, तो आपसे अलग नहीं, आपके खुद को क्या दुश्मन से भी तुम दुश्मन, आखिर इंसान है वो, आपका दुश्मन भले है लेकिन इंसान है, और इंसान होने के नाते हो सकता है कुछ परिस्थिति बस हमारे विरुद्ध है, लेकिन वो भी इंसान हमारा भाई सगा है, और हमारा व्यवहार हमेशा प्रेम का होना चाहिए, शांति का होना चाहिए। और इसी आवाज़ को उठा करके संपूर्ण विश्व की सहानुभूति गांधी जी साथ, इंग्लैंड का आधा समाज उनको चाहता था कि गांधी की डिमांड ठीक है, क्योंकि वो युद्ध से, मारपीट से, काट कर इस प्रकार से नहीं चाहते, प्रेम से चाहते थे। और उन्होंने कहा था कि भाई किसी को कोई अधिकार नहीं है कि दूसरे के ऊपर में आप जबरदस्ती शासन करो, या दूसरे का अधिकार छीनो। हर व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए भगवान ने जन्म दिया है इंसान को, सबसे बड़ा प्राणी है वो, सबसे विवेकशील प्राणी है, और उसका मैसेज, ईश्वर का मैसेज तो हर व्यक्ति से निकलना चाहिए। तो ये संदेश उनका था, और इसीलिए देखिए कि गांधी जी का प्रभाव, इसीलिए उनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए आज़ादी मिली, दो टुकड़ों में बंट के मिली, आज भी हम देख रहे हैं कि हमारी समस्याएं हैं, बढ़ जाती हैं, कभी घटती हैं, कभी और बढ़ रही हैं, अभी और बढ़ गई हैं। इसमें मैं आप सब से, आप भविष्य के नायक हैं, सब आपकी योगदान, ऐसा मत सोचिए कि आपका योगदान का महत्व नहीं है, हर व्यक्ति के योगदान का है। आप प्रजातंत्र के सही परिभाषा है कि उसके जो नागरिक हैं वो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार नागरिकता ही अच्छे प्रजातंत्र का निर्माण करते हैं। और इसीलिए डॉक्टर एक्टन एक हिस्टोरियन हुए, उन्होंने कहा फ्रीडम इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल, इट हैज टू बी वन अफेक्ट अगेन एंड अगेन। आपको जिंदगी भर इसके लिए लोग सोचते हैं, इसके लिए लगातार आपको संघर्ष जागरूकता होनी चाहिए। आप मैं पूछोगे एक नागरिक और एक अच्छे आदमी में क्या अंतर है? आप देखेंगे, अच्छा आदमी किसी को कहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, चुप रहता है, कुछ भी गुनाह हो रहा है चुप रहता है, कोई गलत कर रहा है चुप रहता है, कुछ नहीं करता। लेकिन नागरिक अगर आपके सामने गलत है, वो गलत उसको रोके। तो नागरिक की जिम्मेदारी पूरे राष्ट्र के प्रति, और इसलिए आप अपने आप को एक राष्ट्र का महत्वपूर्ण सदस्य समझिए और सोचिए कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी के आधार पर आपको वोट देने से लेकर के सारे जिम्मेदारी का पालन करना, तो ये आप पर निर्भर है। जितनी जिम्मेदार नागरिक कम होंगे, उतने पार्ट्स होगा डेमोक्रेसी। भले पार्टियां जीतते रहे, आते रहें, लेकिन आप ये देखिए वो पार्ट्स है। आप जितने जागृत हो जाएंगे, इसीलिए कहा ना, माने व्हाट इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी? प्राइस ऑफ लिबर्टी इज इटर्नल विजिलेंस। हमेशा जागरूक रहिए, इटर्नल विजिलेंस भी आपको लिबर्टी देगी। स्वाधीनता के लिए आपको लगातार जागरूक होना पड़ेगा, गलत तो शांत मत दीजिए। वोट देने से, वोट देना आपका कंट्रीब्यूशन है, सारी चीज़ें हैं, नीति का पालन, सारी चीज़ें देश के काम में आपको सक्रिय भाग लेना है। अभी तो ये है कि वोट देने की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं निभा पाते। कहीं कोई मेरा रिश्तेदार है इसलिए वोट दे दिया, कहीं इसने ये दे दिया, मुझे इसलिए दे दिया। ये भाई ये सब चीज़ें नहीं है, बड़ी सरल, प्रजातंत्र सरल चीज़ नहीं है। लॉर्ड इसने एक परिभाषा दी है ना, आप लोगों को सबको याद होगा,
What is the definition of democracy? It is for the people, by the people, of the people. इसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। अगर देश में गलत हो रहा है, उसका विकास नहीं, तो आप हर जिम्मेदार हो। आपकी जिम्मेदारी पर ही देश की तरक्की निर्भर करती है। इसलिए मैं आप सबसे इस कॉलेज के विद्यार्थियों को, हर एक के व्यक्तित्व का महत्व है, इस महत्व को आप अपने टैलेंट को समझिए। आप जिसमें रुचि रखते हैं उसी तरफ जाइए, आगे बढ़िए, लेकिन साथ साथ देश के अच्छे नागरिक बनिए। आपने आप भाई खड़ा, इसलिए इसको वोट देना जरूरी नहीं है। थिंक ओवर इट, किसमें योग्यता है। अगर योग्य के हाथ में नहीं होगा देश, तो देश का भविष्य तो अंधेरा ही है। तो इन सब चीज़ों से उभारेंगे आप जो एजुकेशन में है, पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप हमेशा सोचिए कि आप कौन हैं। क्या केवल शरीर भर हैं, इससे और कुछ ज़्यादा है। तो आप में भी आत्मशक्ति है, उस आत्मशक्ति के बदौलत आप ऊपर उठ सकते हैं। बड़ा पद न पाइए, लेकिन आपकी शक्ति अगर जागृत हो गई तो आप एक अद्वितीय व्यक्ति हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी आत्मशक्ति को जागृत करिए, जिम्मेदारी समझिए, और ये देखिए कि आप अपने लिए मत जिए, आप समाज के सदस्य हैं। समाज के लिए भी आपको योगदान करना है। समाज के सदस्य होने के नाते कम से कम समाज के लिए कुछ करना जरूरी है। और तीसरी चीज़ है, यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग, यू आर नॉट ओनली ए बॉडी, यू आर ए सोल, एंड यू आर ए मेंबर ऑफ योर सोसाइटी। सोसाइटी बिगिंस फ्रॉम होम। होम के भी अच्छे सदस्य बनिए। ये नहीं है कि नेता तो अच्छे हो गए, लेकिन माँ बाप को उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, भाइयों को उपेक्षा कर रहे हैं, अहंकार में डूबे। ये किस काम का? अहंकार तो होने नहीं चाहिए। अहंकार को दीजिए, आत्मशक्ति जिसकी जागृत होती है, अहंकार खत्म। उसके सामने, उस प्रकाश के सामने अंधेरे के समान अहंकार खत्म हो जाता है। तो आप अपने आप में आत्मशक्ति को जागृत करिए, जिम्मेदार महसूस करिए, समाज के प्रति वफादार होइए। अगर कई लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, ठीक मत मानिए। डू यू बिलीव इन ट्रुथ? अगर इफ यू बिलीव इन ट्रुथ, देन ट्रुथ इज गॉड। थिंक ट्रुथ इज गॉड। और ट्रुथ का पक्ष लीजिए, आप देखिए आप हमेशा सही रहेंगे। इसीलिए अपने यहाँ भारतीय पद्धति में एक प्रथा है, जब कोई आप काम करते हो तो क्या कराते हैं हम लोग? सत्यनारायण की पूजा कराते हैं। तो सत्यनारायण की पूजा का महत्व समझते हैं आप? किसी मूर्ति की पूजा नहीं है। और उसमें मज़ेदार चीज़ है, सत्यनारायण की पूजा में भगवान कौन होते हैं जानते हैं आप? कौन होते हैं? बाल रूप, कृष्ण के बाल रूप रहते हैं, बालक छोटा सा घोटे टेके हुए। उसका अर्थ ये है, इट इज ए ओथ सेरेमनी फॉर एनी बिजनेस मैन और एनीबॉडी। सत्यनारायण का मतलब आप ओथ ले रहे हो कि मैं सत्य को ही ईश्वर मानूंगा। ट्रुथ विल बी गॉड फॉर मी। यू मे नॉट बिलीव गॉड, बट यू हैव टू बिलीव ट्रुथ। इफ यू डोंट बिलीव ट्रुथ, आपकी दुकान में कुछ दिनों के बाद में दुकान आपकी टूट जाएगी। कहेंगे बेईमान के पास कौन खरीदने जाएगा? अगर आप सच्चे ईमानदार हो तो आप ऐसे ही सफल हो जाओगे। तो इस तरह इसको ध्यान में रखते हुए सोसाइटी के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, पूरे राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है, और भगवान की तरफ भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मनुष्य हुए हैं, मनुष्य लिए हैं, तो भगवान के यहाँ भी जवाब देना पड़ेगा कि मनुष्य के रूप में एक जो बहुत अंत में जा पशु के बाद में मनुष्य का जीवन है। आप भाग्यवान हैं जो आपको मनुष्य का जीवन मिला है। तो वहाँ जवाब देना पड़ेगा कि आप कैसे मनुष्य थे, हमको याद किए कि नहीं। तो आप तीनों चीज़ें, नॉट ओनली बॉडी, यू आर ए सोल, यू आर मेंबर ऑफ सोसाइटी, यू आर मेंबर ऑफ योर कंट्री, एंड यू आर सन ऑफ गॉड। ईश्वर के भी आप अंश हैं। हम अपने आप को लेते हैं ना ईश्वर का अंश। जब तक अंश नहीं होगा तब तक ये जीव जिंदा नहीं रहेगा। जिस दिन अंश निकल गया, शरीर गया खत्म, उसको फूंक देते हैं, राख में मिला देते हैं। तो मैं सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ आपके लिए कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझें और जिम्मेदारी के अनुसार आप अपना कार्य प्लान करें और अच्छे से सफल हों जीवन में। आपके स्टाफ को भी मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ
आप सब मुझे इस बीच में परिचित हुए हैं, बहुत नेक और बहुत अच्छे प्रभावशाली लग रहे हैं। मैं आप सबके लिए शुभकामना देता हूँ और मैं चाहता हूँ तो आप अपने ड्यूटी को बहुत अच्छे ढंग से करें, समाज की सेवा करें। आप सबके मेल से देश का विकास होगा। मेरी आवाज़ मैं आदरणीय सुरेश ठाकुर सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ ये बोलना हेतु। और निश्चित रूप से हम सभी जो है वो लाभान्वित हुए आज के उद्बोधन के द्वारा। मैं आज के कार्यक्रम के वरिष्ठ वक्ता डॉक्टर रवींद्रनाथ मिश्र सर को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित कर रहे हैं। हम सभी ताली बजाकर सर का स्वागत अमृत महोत्सव वर्ष के इस पावन पर्व पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्र की माटी को नमन करते हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे मध्य में परम आदरणीय श्री सुरेश ठाकुर जी जो छत्तीसगढ़ के कहते हैं अच्छे शिक्षक जो आपने अभी देखा कि मैं तो ये महसूस कर रहा था कि मेरे सामने कोई एनएसएस का एनएसएस के छात्र भी क्या बोले मुझसे आत्मशक्ति और विश्वास से आप लोगों को आपसे चर्चा करते हैं। तो इनका जो एक विश्वास है, उनकी जितनी बातें हैं आप अपने हृदय करके आत्मसात करके न होता लिख कर डायरी जैसा भी अगर ये करेंगे तो काफ़ी आप लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। और निश्चित रूप से हम लोगों की गौरव की बात है कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से गांधी जी के समर्थ वाले इस अनुभव को बताने के लिए शायद की कोई उपलब्धि हम ना सके। ये हम लोग ने गौरव हम लोग की सौभाग्य की बात है। और हम लोग हम लोग सभी चाहेंगे कि आप सबका अधिक स्वस्थ रहें और इस प्रकार से आप आशीर्वाद दे सकते हैं उन्नति करें ताकि। और इसमें मैं एनएसएस की बात हुई, ये सब बात में 5-6 मिनट आप लोगों को लेके कुछ अनुभव की बात बाद में करूँगा, क्योंकि जो युवकों से संबंधित है यूपीएससी पीएससी जहाँ का मैं जितना भी काम करते संक्षिप्त में 6 मिनट में आखिर बोलूँगा। लेकिन आज जैसे इस पावन प्रसंग के अवसर पर अभी आदरणीय ठाकुर जी ने जैसे कहा कि वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक माना जाता है। यद्यपि उसके पहले बहुत सारे आंदोलन हुए, एक अलग प्रसंग है, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। पर आज आज़ादी वाले काल की जब हम बात करते हैं और 1857 की क्रांति में अपरिहार्य कारणों से या अपनों के बीच ही विश्वास के प्रति आस्था में प्रकार से एक प्रकार से असफलता हाथ लगी थी। और ये उसी प्रकार की असफलता थी जैसे अंगार के ऊपर में राख की परत ढक जाए और बाद में चेतना की आंधी जब आए तो वो इस प्रकार से। तो उस समय से लेकर के हम देखते हैं कि 1900 तक के समय जो है वह बौद्धिक चेतना का काल था। राजनीतिक चेतना तो उस समय के लिए हमको ऐसा लगता था बौद्धिक चेतना का हमको काल मिलता 1905 का। आप देखेंगे कि विश्व इतिहास में जहाँ कहीं भी क्रांति हुई है, स्वतंत्र संघर्ष हुआ है, वहाँ पर बौद्धिकता का बहुत योगदान है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने रूसो की समाधि पर जब पुष्पांजलि अर्पित किया था तो कहा था अगर रूसो न होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। वैसे ही इटली के हिटलर में आप देखेंगे कि गैरिबाल्डी जितने भी हर जगह के अमेरिका हो, फ्रांस हो, चीन हो, भारत, तो इन क्रांतिकारियों के बीच में बौद्धिकता या बौद्धिक जागृति जो इसको महत्व दिया जाता है। 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण की जब हम बात करते हैं जिस काल में हमारे इस क्रांति की शुरुआत होती है, उसमें मैं एक शब्द कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ लोगों ने प्रकार से भुला दिया था है जो के अन्वेषण के माध्यम से हम उनके सामने दो चीज़ रखा। एक तो ये है कि छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक पुनर्जागरण के दृष्टिकोण से सोना खान के जमींदार क्रांतिवीर नारायण सिंह ने एक आत्मसात करके राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया। और दूसरी ओर गुरघासीदास जी ने 1820 और 30 के समय में एक सामाजिक जागृति करी
नारी शिक्षा, समाज शिक्षा, बंधुत्व की भावना, समानता, ये सब जागृत करके उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ के लोगों को दिया। मैंने राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग सभी जानते किसी विषय को आपको, उनसे मैं एक इतिहास का अध्येता के नाते कहता हूँ, उनसे पहले इन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी विचारधारा को लोगों के सामने लाया था। और ये 1820-30 से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागपुर का घोषणा राजा अंतर था, तो सीतामढ़ी युद्ध के बाद में अंग्रेजी संरक्षण का दायित्व मिला था, तो अंग्रेजी का अधीक्षक यहाँ पे आते थे। उसी बीच में मेरे बातों के बीच में कुछ जनरल बात निकलेगी थी, तो नोट कर लिया करना काफ़ी मेरे दिमाग में रहेगी। तो 1818 छत्तीसगढ़ में 15 रजवाड़े थे, पूरे मध्यकाल के बराबर में 15 से 14 छत्तीसगढ़ था। तो रजवाड़ों में सबसे पहला रिपोर्ट का जो छपा था पूरे छत्तीसगढ़ में, जो की पहली रिपोर्ट 1818 का बक्सर का सरगुजा। उसी प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अगर कोई प्रतिवेदन आया था तो 23 दिसंबर 1819 को मेजर पी वन स्टेट में लिखा था, जो ब्रिटिश अधीक्षक था। उसमें इतने सुंदर कृषि के औजार बहुत सारे वर्णन मिलते हैं। तो और बाद में फिर जेनकिंस रिपोर्ट व्यू का, इसके बाद में गाउडन का, तो बहुत सारे टेम्परेचर नाम आते हैं। यहाँ जिस समय की बात हम कर रहे हैं, उसी समय खंडेराव शिमला में कवि हुए थे। उन्होंने राधा विनोद काव्य लिखा था, और उस राधा विनोद काव्य के माध्यम से तो यहाँ उस समय की जनता जो थी वो दो चक्की की पार्टी थी, एक तो घोसलों का, अंग्रेजों का, और इस प्रकार से पूरे यहाँ पर जमींदार और मानवीय होगा। तो उन लोगों ने राधा विनोद में स्पष्ट रूप से खंडेराव ने उस समय की जनता की दैनिक स्थिति का चित्रण किया। उसी समय 1858 की में देखेंगे आप, छत्तीसगढ़ का पहला इतिहास लिखा गया था तवारीख है राजाओं की बाबूरेवाराम कायद को, जो संस्कृत विद्वान रतनपुर में, और बाद में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की इतिहास लिखा गया। ये रचनाएं जो थी ये लोगों को जागृत करने वाली। हमने अन्वेषित करके इस चीज़ को सामने लाया, जो कहते थे कि छत्तीसगढ़ी बोली की व्याकरण है, तो छत्तीसगढ़ी बोली की व्याकरण को हीरालाल काव का था चरनाहू, जो धमतरी में शिक्षक थे, बाद में संगीत शिक्षक भी थे, और उनको रविन्द्रनाथ टैगोर के संस्था से कलकत्ता से काव का उपाधि मिली थी। तो उनका भी वो छत्तीसगढ़ी करके यहाँ की भावना को लोगों को जागृत किया था। 25-30 वर्ष तक परिश्रम करके गुहापारा में मैं जब वहाँ छत्र विद्यालय में देता था, तो सामने में ही स्वामी आत्मानंद जी और स्वामी सत्य स्वरूपानंद जी सबसे पहले आपसे सुनी एक खोल थी। तो मैं मेरे मित्र शंकर सर में जाकर हम बैठते थे, तो मेरे मन मुस्लिम से आ गया था कि मैं निश्चित रूप से उनके घर को ढूंढूंगा और रायपुर बारे में जानकारी लूँगा। तो बाद में उसके बाद में फिर भवन देव भवन जो है, जिसको कभी अभी वर्तमान मुख्यमंत्री बगैर ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया, हमारे ज्ञापन और प्रमाण देने के बाद में दूसरे मुख्यमंत्री रमन सिंह जो मेरे साथ जाकर उसका अवलोकन किया था, और योगी जी भी किया, तीनों मुख्यमंत्री ने। और तो जब तब जा करके तो एक अच्छा लगा कि कम से कम अच्छा, बहुत कम लोगों को पहले मालूम था कि स्वामी विवेकानंद रायपुर थे 1877 से 79 के बीच में। तो उसी सामने आकर के यहाँ के लोगों को आते छत्तीसगढ़ में काफ़ी कुछ बहुत अपनी वापस तक हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक एक बौद्धिक कड़ी को अगर लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि पंडित माधव सप्ते ने बेंगरा रोड जैसे अरण्याचल से 3 साल तक छत्तीसगढ़ से पत्रिका निकाल करके यहाँ के स्टूडेंट्स लोगों को जागृत किया। यहाँ के लोगों को वो लिखते हैं, किससे जो आया होगा उसको मैं विद्यार्थी में लोगों को मदद करूँगा। इस प्रकार की बातों की आती है। बंग भंग की बात आप सुनते हैं, तो बंग भंग की घटना में उस समय मैं कहता हूँ तो छत्तीसगढ़ भंग भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि संबलपुर छत्तीसगढ़ का जिला था। 1 जनवरी 1906 को जब दुर्ग जिला न्याय बना, तो यहाँ पर जो मानचित्र आप देखते हैं जाने अनजाने उस समय बन गया था। उसके बाद सूरत की बात होती है 1909 का, 1919 का, स्वराज दल का, तिलक जी को मार दिया। तिलक में का प्रभाव 1920 तक यहाँ छत्तीसगढ़ में था, और काफ़ी कुछ मिलता है। सबसे जबरदस्त छत्तीसगढ़ परिवर्तन होता है। मैं भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि से बता रहा हूँ, ताकि आपको उसको समझने में सहूलियत हो, जान सकती। सब करिए इससे जुड़ी हुई। तो वहाँ पर विशेष करके रौलट एक्ट के बाद में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसमें पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया। जहाँ को टैगोर ने कभी कहा कि छत्तीसगढ़ में पाया ठाकुर बेचकर जितने लोगों ने पदवी को छुआ, और यही सब जागृति की 1920 में एक छत्तीसगढ़ में जागृति आई थी। और ऐसा भी संजोग रहा कि असहयोग आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ में
एक नहर सत्याग्रह हुआ था कंडेल का, जुलाई में प्रारंभ हुआ था और उसको बाद में अगस्त क्रांति की बात आती है उसके बाद में। तो जुलाई में जब प्रारंभ हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के गाँव के को बाबूलाल को दबाने भी कर सकते हैं, गाँव वालों पे नहर से पानी चोरी का आरोप लगाया। नहर मानसरी बांध से बनाया गया था गाँव में। और एक गाँव सोचने की बात है कि सावन की बरसात की रात में पानी पिलाने वालों के निरर्थक था, पर जब उनको पता चला कि महात्मा गांधी आ रहे हैं तो पहले तो उन्होंने कहा कि जो हम कर लगाया है उसमें से आधा दे दीजिए, कम नहीं। जनता इतनी एक थी कि पूरे मवेशी संपत्ति को बाजार ले जाकर सप्ताह में होता है गाँव में, पर कोई बोलने वाला नहीं आता। आजकल तो हम लोगों को बीच में कोई फॉरेन अच्छी चीज रहेगी तो नीलामी लगा तो खरीद लेंगे, सस्ता मिला जाए। वहाँ एक आदमी बोलने वाले अंग्रेज को हाथ खाते बोलते उन्होंने वो कर वापस ले। इसी संदर्भ में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव एक सुंदरलाल शर्मा कलकत्ता गए, उस समय गांधी से भेंट नहीं हुई थी। बाद में फिर चिट्ठी लेकर को आए थे। गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को पहली बार छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ में रायपुर में जब आए थे तो उस समय कंडेल हो गए। कंडेल नहर सत्याग्रह जो है वो एक जबरदस्त है, उसको मैं कांग्रेस के सोर्स में पेपर पढ़ा था, हमारा तो बारडोली जैसे लोग कहते हैं दूसरा बारडोली कंडेल, तो मैं इतिहास में विद्यार्थी के नाते कहता हूँ तो बारडोली 1928 की घटना है, कंडेल 1920 की घटना है। तो कंडेल पहला हुआ तो दूसरा हुआ, आपको देखिए उसको, लेकिन इससे इतना निश्चित है कि कंडेल नहर सत्याग्रह ने एक जागृति पड़ी और गांधी जी उसी नाम से आए थे। गांधी जी का आगे बड़े आंदोलन तक किया तो गांधी जी वहाँ से जब गए लोगों को तालीम पिएगी और उसी समय धमतरी से लौट के आनंद समाज लाइब्रेरी के बाद में महिलाओं की सब होने ली थी। महिलाओं ने जो कुछ तिलक स्वराज के लिए आए थे तो जिनके पास जो भी गहना पहने थे सब लोगों गांधी जी को जन्म अर्पित कर दिया था। और इस प्रकार से गांधी जी जो है यहाँ से आपको बाबू का 28 सब हर साल कांग्रेस का डिवीजन होता है, नागपुर में गए और नागपुर में ही फिर असहयोग आंदोलन का उनकी घोषणा उन्होंने की। तो इस प्रकार से कंटेनर सत्याग्रह एक पूर्वाभ्यास रिसर्च कह सकते हैं। यहाँ पर एक असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ ने जबरदस्त रूप से भाग लिया। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में अंग्रेजी स्कूलों को छोड़ा और ठाकुर प्यारेलाल सिंह, छोटेलाल श्रीवास्तव, वैद्य प्रसाद मिश्रा, बाकी बहुत सारे नाम ऐसे आपने जिन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। उस समय नॉर्मल स्कूल पढ़ाई छोड़ के या स्त्री स्कूल पढ़ाई छोड़ के लोग जवान में आते करते थे। गांधी जी ने स्वयं महसूस किया है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करके मैंने हिमालय की समान हो गई। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित हुआ था? क्योंकि काकोरी कांड हो गई थी। काकोरी कांड आप सब सुने होंगे और जानते होंगे जनरल नॉलेज में। मेरा सौभाग्य रहा कि काकोरी कांड के मनमोहन नाथ जी घर आज से चर्चा का मौका मिला हो जब लोग यहाँ रायपुर में कार्यक्रम किया था सैनिकों के बारे में। तो अच्छा मनमोहन नाथ गुप्ता जी को फांसी इसलिए नहीं थी कि 14 वर्ष थी, बाकी सब उनके जितने भी थे वो लोग फांसी दे दी गई किस प्रकार से। तो ये जब घटनाएं घटती हैं तो फिर दो विचारधारा का लोगों में मिलता है। स्वराज्य दल की स्थापना होती है, वो दो भागों में बढ़ता है। मध्य प्रांत बनान में भी रविशंकर शुक्ला और राघवेंद्र राव, ठाकुर प्यारेलाल, देवेंद्र पाठक के प्रकार से बहुत सारे नाम मिलते हैं। इन सब के बीच में अंग्रेजों की जो नीति थी दमन का, उस नीति में आप देखेंगे कि साइमन कमीशन के आगमन के समय आपको मालूम होगा कि लाला लाजपत राय के ऊपर में जो लाठी का प्रहार हुआ था तो उसके कारण से उसकी मृत्यु हुई थी। उस घटना ने भी पूरे हिंदुस्तान को जागृत कर दिया। एक जागृति तो थी, सत्य में भी थी। और बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो बात हम करते हैं 1930 से 33 का समय जो है वही सब में 3 गोल में सम्मेलन हुए थे। गांधी जी दूसरे में गए थे और समझौता हुआ। छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन था, 5 लोग को दायित्व दिया गया था 5 पांडवों के रूप में और ये सब कर दी और काफी कुछ मिलता है। जंगल सत्याग्रह की बात भी आती है। जंगल सत्याग्रह में देखेंगे आप तो रुद्री नवागांव का, रुद्री नवागांव जो है वो धमतरी के पास में और इसमें सियावा ये हो गया और दूसरा तमोरा का आता है, बालोद के पास का आता है। और तमोरा के जंगल सत्याग्रह में एक 14-15 साल की बालिका जो थी उसकी हिम्मत को देख करके उसको आसाम के उस कंचन प्रथा बालिका का कोई स्मरण करता हूँ जिसने 14 साल की उम्र में घर की जमीन में न गिरे करके गोली से एक प्रकार से अपनी शहादत दे दी थी। तो दयावती जो थी उसकी हिम्मत देखिए कि दयावती के सामने अंग्रेज अधिकारी ने सैनिक के बंदूक तान दिए और दयावती बिल्कुल बंदूक के सामने खड़ी होती और वो उसको चुनौती देते हुए बोली हिम्मत है तो गोली चलाओ। वो एक प्रकार से अंग्रेज घबरा सा गया और वहाँ से हट गया। तो
उसको इसके दयावती की हिम्मत को देख करके 200 महिलाएं वहाँ पर इकट्ठी हुई थी। ये कदम उत्साह उस दयावती का हमको वहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे महिलाओं का अंग्रेज भी काफी आश्चर्यचकित थे, उनको भी लगता था वास्तव में एक से एक यहाँ पर लोग हैं करके। तो जंगल सत्याग्रह में, अच्छा जंगल सत्याग्रह 96 में क्यों मनाए थे? क्योंकि नमक आंदोलन जब चला था, दांडी यात्रा वगैरह जैसा आप जानते हैं, तो 96 में नमक बना करके कानून भंग नहीं किया जा सकता था। तो क्या है, अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून को भंग करना है, तो जंगल कानून को भंग करके अंग्रेजों को एक प्रकार से सचेत करना चाहते थे। जंगल कानून मतलब जब पेड़ काट देना, घास को कर लेना, तो उल्लंघन करना। ये हमको नगरी सेवा में और स्थान का मैंने कहा काफी दिखाई देता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा काल था जिस समय देश शांति और क्रांति के बीच में कुछ नेताओं में भ्रांति थी, इसका नुकसान देश हुआ। ये वही समय है जिस समय हमारे वीर शहीदों की शहादत हुई। आजाद है, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, इन लोगों की शहादत हम देखते हैं इस काल में। तो इन सब परिस्थितियों में जो आगे बढ़ रहे थे, अंग्रेजों ने 1935 का नियम लाया, भारतीय नियम, तो उसमें कोशिश की थी कि जल शासन देकर के उनको संतुष्ट किया जा सके। तब वहाँ पर जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस मंत्रिमंडल CPI बरार में भी मंत्रिमंडल बना था। रविशंकर शुक्ल उसमें शिक्षा मंत्री थे, विद्या मंत्री योजना उन्होंने लागू की और एक प्रकार से काम चल रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, वो क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अंग्रेजों बिना भारतीयों से सहमति लिए, सलाह लिए युद्ध में इंग्लिश भारतीयों को झोंक दिए थे। तो सब मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया था और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 40 में हमको दिखाई देता है। और इस समय खास करके इस समय हमारे बहुत सारे नेता थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रामदयाल तिवारी, खूबचंद गधे जी और महंत लक्ष्मीनाथ दास, महंत वैष्णव दास, काफी इसमें नामों का हमको डॉक्टर राधाबाई नागपुर की थी। 1918 से रायपुर में आकर के उन्होंने नगर निगम में एक काम किया था, तो उनको जन सेवा करती थी, तो स्वास्थ्य सेवा का उनको डॉक्टर उपाधि कर दिया। वो काफी डॉक्टर राधाबाई एक ऐसी नारी हमको मिलती है यहाँ पे जो एक प्रकार से 3 बार गिरफ्तारी दी थी। सविनय अवज्ञा में भी डॉक्टर राधाबाई गिरफ्तार हुई थी और व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी और भारत छोड़ो आंदोलन। तो डॉक्टर राधाबाई जो उनके नाम से एक महाविद्यालय भी है, कांग्रेस में बना था, उसमें झमेला रेती और ईटा लेकर के लोगों ने संविधान से बना था। मेरे को दुख होता है कि बहुत सारे रायपुर के ऐतिहासिक धरोहर है वो भी करते जाते हैं। इनको मैंने कहा था कि भाई वो मुख्य जो है उसको रहने दो, बाकी आप जो करना करो। तो वो तो एक अलग प्रसंग है। लास्ट में बचता जिसको ना, जैसे सुंदरलाल शर्मा ने जेल से पत्रिका निकाली 1920 में जो जेल गए थे ना, सुंदरलाल शर्मा, मुंशी अब्दुल राव खां मेघी और मेघा वाले और भगवती प्रसाद मिश्र झारपुर वाले, ये सब गए थे। तो संजोग से मेरे पास जेल पत्रिका का एक अंक है जो सुंदरलाल शर्मा ने अपने हाथों से स्थित पत्रिका निकाली थी। उसमें उन्होंने नाम दिया था श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र द्विमासिक। श्री कृष्ण जन्म स्थान क्यों दिया था? क्योंकि जेल में है, ये बहुत अच्छा नाम दिया था। और दूसरा सचित्र द्विमासिक लिखा है, मतलब सचित्र जेल में कौन चित्र बनाता है? तो सुंदरलाल शर्मा खुद अच्छे चित्रकार थे। अनेक अंग्रेज अधिकारी भगवती प्रसाद मिश्रा से एक दुर्व्यवहार कर रहे थे, कमर में हाथ रखकर पहलवान से मिश्रा खड़े थे। तो उस समय सुंदरलाल शर्मा ने तुरंत वो चित्र बना लिया है। वो चित्र मेरे पास आए वो जो जेल पत्रिका में, और चित्र बना करके उन्होंने उनके डायलॉग को भी लिख लिया। मिश्रा जी ने क्या बोला, अंग्रेज अधिकारी ने क्या बोला, ये सब दिया। बहुत अच्छा है तो बना। अच्छा, आप दादू मानिए कि 100 साल पहले को पत्रिका है। जब जेल में भाषण देने डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे जी साथ में गया था, लोगों को गया था और वहाँ के लोगों को ही बोला कि जिससे आप भूल जाओ तो आप क्या थे। ये वही पावन भूमि है जब सुंदरलाल शर्मा ने यहाँ जेल पत्रिका ली। तो ऐसे का प्रेरक है। पर इसके साथ ही साथ देखो उसमें जैसे आज़ादी के बाद जेल का स्वरूप कैसा हो, हर विषय से शुरू। मुंशी अब्दुल रऊफ मेघी की गजल या बातें सब राष्ट्रीयता से। अभी मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों में कितने बुद्धिजीवी हैं जो राष्ट्रीय जलियांवाला बाग कांड के दिन को याद करते हैं। आप हिम्मत देखिए सुंदरलाल शर्मा और 5 क्रांतिकारियों का। उन्होंने अंग्रेजों की जेल में जलियांवाला बाग कांड के इसमें राष्ट्रीय दिवस भी मनाया।
राष्ट्रीय ध्वज अंग्रेजों के राज में जेल के अंदर उनका साथ देखिए, और इसके साथ ही साथ वो अपने जेल को बैरक को आश्रम कहते थे, और कोई भी कार्यक्रम होता सब मनाते, जितने कार्यक्रम तो हर समाज का मनाते थे। और वो तो यहाँ तक छोड़ कहते थे कि अंग्रेज अधिकारी से काम हम लोग कार्यक्रम होता है ना, पढ़ी रहिए हम लोग अपनी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि एकता का भी अच्छी सिस्टम है। तो वो सब वर्णन उसके जेल के अंदर का, जेल का अंदर पूरा वर्णन उन्होंने लिखा है। और इसके साथ ही साथ मैं बताया ना कि अब मैं इसको सोचता हूँ कि मैं कई बार क्या करता हूँ, शासन पैसा दे या न दे, यूनिवर्सिटी पैसा दे या न दे, कई बार मैंने PhD लोन लेकर के किताबें छपवा दी है, सामने से युवा पीढ़ी सामने ला दिया है, जितने पुराने दिवस जिनको तो उस हिसाब से। और ऐसा मुझे बता दूँ कि मेरी खुद की लाइब्रेरी इतनी समृद्ध है कि रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी अरबों की होगी, और दुर्लभता के हिसाब से मेरी लाइब्रेरी से हम 10% तो जैसे वो अलग तरह से उसको चर्चा करेंगे अपन। ये जो आज़ादी की लड़ाई का क्रम जो चल रहा है, तो असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ काफी जागृत है, और जागृत है। अच्छा उसमें देखिए, जैसे आजकल के व्यंग्यकार लोग आपके व्यंग पढ़ते हैं ना कॉलेज में, साहित्य गोष्ठी में, तो उनको मैं कहता हूँ कि मैं मत कहो तुम लोग। 100 साल पहले सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पत्रिका में लिखा है। सुंदरलाल शर्मा ने, जैसे आप लोग जानते होंगे, पुरौनी शब्द होता है खतरी में, तो सुंदरलाल शर्मा ने पहले छपते कालम छपता था, आजकल के विज्ञापन के लाल को भी सकते, तो सुंदरलाल शर्मा ने उसके लिए पुरौनी समाचार उपयोग किया, पुरौनी समाचार, उसमें छोटा सा समाचार देते हैं। अच्छा व्यंग्यकार कितने अच्छे थे कि एक अंग्रेज अधिकारी बहुत आतंकी था, उसका ट्रांसफर हो गया नागपुर, तो वो व्यंग लिखते हैं कि पतलून प्रसाद चल बसे, है ना, ये इतना सुंदर उन्हें बढ़ा। वैसे एक अंग्रेज दुष्ट अधिकारी था, तो उसने दूसरी शादी की थी, तो उसके बाद में व्यंग दे दिया है कि वो महान आत्मा जो है में काम कर रहे हैं। उनके शब्दों में आप देखेंगे एक एक शब्द इतने सार्वजनिक है। एक आध बजे को मैं इनको भेज दूंगा, तो उसको इसको करके आप लोग बड़े जल्दी मैं पुस्तक को बुला दूंगा। तो इस प्रकार से सुंदरलाल शर्मा का, और उसमें ये भी है कि नारायण राव मेघावाल या दीगर लोग जैसे जेल से छूटे हैं, तो रायपुर की जनता ने जैसा चाहिए उनसे सत्कार स्वागत नहीं किया। तो बहुत सारे मतलब, लेकिन उनकी हिम्मत को देखिए कि अंग्रेजों के साथ में सामने में रह के बोलने की विविधता की बात रहती है, ये सब हमको मिलता है। इसी प्रकार से जब मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की बात कर रहा हूँ, एक प्रसंग मुझको और याद आता है, वो भी आप लोग के युवा पीढ़ी के जानने जरूरी है। पिता का पत्र पुत्री के नाम से किसकी किताब है? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि पंडित रामदयाल तिवारी, उनकी बेटी का नाम था राधा बाई, उनकी शादी हुई थी रामानंद दुबे से, जो भारत छोड़ो आंदोलन के छात्र नेता रहे। तो राधा बाई को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि बेटी मैं तुमको 8-10 चिट्ठियाँ लिखूंगा, इनको तुम संभाल करके रखना, और इसको किताब के रूप में पिता का पत्र पुत्री के नाम से प्रकाशित करना। वो चिट्ठी भी मेरे पास मैं हमेशा रखता हूँ, लेकिन आज कुछ चीज आया तो उसमें क्या है कि अच्छा उस चिट्ठी को पढ़ के, वो चिट्ठी मेरे कहाँ पे मिला, दामादगढ़ा में एक गांव में ऊपर में झांपी में किताबों के बीच में गुंडा तो उसको हमने सामने लाया। रामदयाल तिवारी जी के जयंती में मैं गया था वहाँ पे आत्मानंद स्कूल में, तो वहाँ मैंने विद्यार्थियों को दिखा है, वो उसको बल्कि स्केच करके रखे भी उसको। तो चिट्ठी की तो चर्चा में कर रहा था, तो रामदयाल तिवारी ने जो लिखा है कि उस पत्र को पढ़ के मुझको वो दृश्य याद आ गया जब कण्व ऋषि ने शकुंतला को विदाई करके दे दिया। एक चीज और याद रखिए, जनरल में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नाटक है संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतला में भी 4 अंक बहुत प्रसिद्ध है, और 4 अंक में भी चतुर्थ अंक के 4 श्लोक प्रसिद्ध है। उस श्लोक में ये है जो कर्ण ने अपनी बेटी को सुख दे दिया। वैसे डॉक्टर रामदयाल तिवारी ने राधाबाई को समझाया कि रविशंकर शुक्ला, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और सब लोगों की राय बनारस में लड़का पढ़ रहा है बहुत, पर शादी के प्रसंग में उन्होंने उस समय के, तो उसमें साहित्य, उस साहित्य के इसमें बहुत सारे नेताओं का नाम मिलता है, राष्ट्रीय आंदोलन के जो 1940 में भाग लिए। एक अच्छा पत्र करेंगे, और ये हमको और रामदयाल तिवारी समर्थ समालोचक कहलाते हैं, और उन्होंने किताब लिखी है 700-800 पेज की, गांधी मीमांसा। तो गांधी मीमांसा की तारीफ महात्मा गांधी ने खुद की, जवाहरलाल नेहरू की, दादा धर्मजी की, और वो इस गांधी जी के सामने उन्होंने इंग्लिश में भी किताब लिखी, तिवारी में काफी समझा था। तो
तो इसके बाद में दुर्भाग्य से क्या हुआ कि व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छाड़ो आंदोलन के बीच में तिवारी जी स्वास्थ्यगत कारणों से उनके परिवार में 2-3 लोग नहीं रहे, बेटी पत्नी सब काफी दुखी था। वह एक बार तो ऐसा कुछ हुआ कि इसी रास्ते से जा रहे थे बिलासपुर तरफ, तो बस पलट गई थी, चार तक ऊपर तक 2-3 लोग खत्म हुए थे, तो उनको बल्कि उनको चोट आई थी, घायल हो गए थे। उसी घायल अवस्था में फिर गांधी मीमांसा उन्होंने पूरा किया। मतलब ये नहीं कि दुख दर्द और तकलीफ में हम आराम करें, वो हमेशा लिखते रहे करते रहे। तो वो एक अच्छी ऐतिहासिक किताब है गांधी मीमांसा करके। तो इन सबको लेते हुए जब हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, जो संयोग से आज वो दिवस है, लगभग कह लीजिए कि 80 साल के लगभग हो गया है ना। तो वो 1942 की हिसाब लीजिए आप अभी, तो उसमें आज ही के दिन मुंबई में वहाँ जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, एक समझ लीजिए कि निर्णायक दिन था उसका। और उसमें इस समय तक गांधी जी को अनुभव हो गया था कि असहयोग आंदोलन, स्वराज्य आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय सभी उन्होंने देख लिया कि अंग्रेजों ने हमेशा उनको धोखा दिया। इस बार उस विचार से आ गए, डायरेक्ट न बोल के इनडायरेक्ट करेंगे समझने वालों के लिए। तो या युवा पीढ़ी को सौंप दिया, और युवा पीढ़ी को जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो अपने पीए को तो लिख के दिया था उन्होंने, डू और डाई एक्सीडेंट छोटा सा, तो एक संदेश था। तो वो ये मान के चलिए कि अब उसके बाद क्या हुआ कि जब 9 बजे 9 तारीख के रात के मध्य रात्रि में बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया रायपुर के पूरा। रायपुर के नेता उस समय आ रहे थे, रविशंकर शुक्ला वगैरह, बिलासपुर के नेता, उनको मलकापुर स्टेशन गिरफ्तार कर लिया। तो पूरे देश में क्या था, जितने सीनियर नेता थे सब गिरफ्तार हो चुके थे। युवा वर्ग जो था एक प्रकार से कहेंगे नेतृत्व विहीन था। प्रभुषण यानी आज़ादी की लड़ाई में तो युवा वर्ग को इतना, जिसको कॉमन सेंस का प्रतिफल मत दी थी कि लोगों ने तय कर लिया कि वो क्या करना है। और 9 अगस्त को 8 अगस्त को क्रांति दिवस की एक घोषणा, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय महत्व रखता है। और 9 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान में युवकों ने जुलूस निकाला, काफी कुछ चला। और जैसा उनको लगा, उनके मन में कहा कि अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाना है, अंग्रेज संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, तो जेल में पोस्ट ऑफिस है, इस प्रकार से सब चलते रहा। रायपुर या छत्तीसगढ़ में भी, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में भी युवकों में काफी जागृति आई। और रायपुर में जो उस समय युवक थे, तो उनमें विशेष करके आप देखेंगे, अच्छा भारत छोड़ो आंदोलन के पहले रायपुर में घटना घटी थी, रायपुर षड्यंत्र प्रेस गिराज, जिसको मैं रायपुर में सशस्त्र क्रांति की चेष्टा करता हूँ। तो ये जुलाई में घटी थी घटना, और अगस्त क्रांति की घोषणा हुई थी। तो उसमें 17 लोगों को गिरफ्तारी की गई थी, 17 युवक गिरफ्तार हुए थे, जिसमें सूर्यबंधु थे, देवीकांत झा थे, और अपने सुधीर मुखर्जी थे, और परशुराम सोरेन थे जिनको 3 साल की सजा हुई थी, कुल बिहारी चौबे थे, तो छीटे वकील थे महासमुंद के। इस 17 लोगों का नाम लेते हैं। 17 का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में ऐसा पूछा गया 1857 की क्रांति में नारायण सिंह गुजरात के 17 लोग जो 1858 की क्रांति थी, 22 जनवरी 1858 को उसमें गिरफ्तार थी, जो फांसी दी थी। यहाँ पे 17 षड्यंत्रकारी क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे, जेल भेजा गया उनको। और इसके बाद फिर जुलाई की क्रांति की बात जो होती है, जुलाई के, इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त का मैं इसको इतिहास के विद्यार्थी के नाते मान के चलता हूँ कि 1857 के विप्लव के बाद अगर सबसे जबरदस्त जन आंदोलन हुआ तो है 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है। और इस आंदोलन ने जनता को प्रकार से सही मायने में एक अंतिम निर्णय लेने का अवसर दिया। पूरे देश में, विश्व में हम लोग ने, आप कभी बारीकी से इतिहास पढ़िए तो आपको लगेगा कि हम लोग साथ बहुत अन्याय भी हुआ करता है, एक पक्षी है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए आप क्या करना, 2-3 किताब जरूर दिन का समय मिले मोबाइल से हट के तो पढ़ना। एक तो है आधी रात के बाद आज़ादी, है ना, और एक है आपका भारत करजन से नेहरू और उनके पश्चात दुर्गादास। वो दुर्गादास जो सभी नेताओं के साथ पत्रकार थे। पत्रकार की बात चली थी, जनरल में बता दूं कि छत्तीसगढ़ के चंदूलाल चंद्राकर ऐसे पत्रकार थे जो दुनिया के सभी देश में गए थे। ये गौरव की बात है। इस प्रकार से मतलब एक प्रसंग में सब आता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ उसमें लिखा है। और इन सब को देख करके, और 1942 में जो आंदोलन चला था तो उसमें दुर्ग है, रायपुर है, बिलासपुर है, ये ज़्यादा जागरूक थे।
ये इलाके के क्यों जागरूक थे? क्योंकि अंग्रेजों के डायरेक्ट नियंत्रण में 3 जिले है ना, कुछ संबल उड़ गए, तो वहाँ पे जागरूकता जब आई तो राधा बाई है, रुक्मणी बाई है, रोमी बाई परगनिया है, और डॉक्टर खूबचंद बघेल, जगन्नाथ बघेल यहाँ पे संबंधित थे, तो उनके कारण से उस समय उस आज जो भावना है हमारे बीच में उस समय नहीं थी। आज तो क्या हुआ है, स्वतंत्रता के काल में यहाँ पर देखिएगा आप हिंदी वाले प्रयोग करते हैं 200 स्वतंत्रता काल या भोगा हो गया था, तो दोनों को मिला करके अगर हम आज अनुभव करें तो आप पाएंगे कि आज की युवा पीढ़ी ने स्वतंत्रता का अर्थ जो है वह स्वच्छता में जाता है, और यही कारण है कि राष्ट्र दायित्व का निर्णय नहीं कर पाते। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सैकड़ों लोग किए गए। चेतरनाथ तिवारी रायपुर में गांधी चौक भाषण दे रहे थे, और वहाँ पे ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठाकुर रामकृष्ण हाई कोर्ट जबलपुर में वो मध्य प्रांत के छात्र संघ जो वो ये अध्यक्ष के लिए तो झंडा फहरा रहे थे, वहाँ छात्र शहीद हुआ था, तो बहुत सारे गिरफ्तार हुए थे। और रायपुर में रवि शास्त्री जो दुर्गा का के प्राचार्य थे सेनानी, तो वो ये थे रामानंद दुबे जिनका नाम मैंने लिया, और कमल शर्मा, तो पांडे जी, है ना, बहुत सारे हर समाज हर वर्ग सार्वजनिक आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज और नौसेना विद्रोह, अभी नौसेना विद्रोह के बारे में ठाकुर साहब चर्चा हुई थी, उनके गांव से भी भाग लिए, तो इनने एक प्रकार से लोगों में काफ़ी जागृत कर दिया, और सभी को महसूस हो गया, खुद अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारत में ज़्यादा दिन आप नहीं कर सकते, और वो परिस्थितियाँ भी बनती। और यहाँ आप देखिए कि कितने लोग हैं जो हमारे यहाँ जैसे इतिहास में बहुत सारे लोगों को बुला दिया गया, तो इन सब स्थिति में आपसे कुछ हो रहा है पुनर्लेखन वाली बात, तो इसमें आप देखेंगे कि इन सबका फिर से आकलन करना जरूरी है। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा 57 की क्रांति के बाद एक ऐसा जबरदस्त आंदोलन था जिसने न केवल युवा पीढ़ियों पूरे देश के समाज को प्रभावित किया, बल्कि अंग्रेजों को भी इस बात के बाद ही किया कि अब भारत से जाना जो है ये करेगा। तो उस समय कृषि मिशन हो, चाहे जितने रेलवे योजना हो, तरह तरह की योजनाएं प्रवर्तन देते हैं, और उन सबको उन्होंने एक प्रकार से नहीं माना, और हाँ पर इतना किया, जैसे भी आदरणीय ठाकुर साहब ने कहा कि जाते जाते उन्होंने भारत के जिलों को विभक्त कर दिया, या ऐसा कुछ कूटनीतिक चाल चल दिया जिसको यहाँ के लोग नहीं समझ पाए। तो वो था जैसे बंटवारा, एक खंडित भारत की किताब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो मेरे देखिएगा उसमें भारत विभाजन की कहानी भी है, बहुत सारी किताबें। तो जो बंटवारा की जो त्रासदी होती है 15 अगस्त को 1947 को, तो उसमें आप पाएंगे कि वास्तव में मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे गांव में बंटवारा होता है, बंटवारा होता है, तो भारत के आंगन में खिंच गई एक दीवार, न किसी की जीत हुई न किसी की हार, दोनों आज तक उसको एक दुर्भाग्य इतिहास का लेकिन कोलम प्रसंग। और भारत छोड़ो आंदोलन की और अगस्त क्रांति की जब हम चर्चा करते हैं तो आप किसी भी विषय के विद्यार्थी सब भ्रांति को दूर कर दीजिए, और इतना निश्चित मान के चलिए कि अगस्त क्रांति है, 1857 क्रांति के बाद अगस्त क्रांति है, जिसने कि अंग्रेजों को भारत से जाने के प्रकार से विवश कर दिया था। इस क्रांति को बहुत ही महत्व देते हैं, और आशाफली है, बहुत सारे नाम आते हैं आपको, जयप्रकाश नारायण का उद्भव इसी का राम और लोहिया है ना, इतने नाम हुए कि नाम का आप सब जानते हैं, हम नहीं जानते तो आप देख लेते तो विस्तृत दी हुई है, और जितने जिला के जीता मिले उसकी सैलानियों की स्थिति हुई है, आप उसको देख सकते हो कौन किसने कब भाग लिया। इसलिए क्या कि सबका नाम दिया नहीं जा सकता, नहीं लिया है तो उसका पूर्ण नमन करते हुए मैं ये निष्कर्ष में आप लोग से कहूँगा कि वास्तव में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, अगर कोई आदमी स्मरण शक्ति खो देता तो क्या कहलाता आपको मालूम। तो राधाकृष्णन का एक सूत्र जो है कितना महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी चाहे किसी भी विषय को, अब कोई विषय ऐसा बता दीजिए जिसका इतिहास नहीं है, हर विषय का अपना एक इतिहास होता है, इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। और तो इसीलिए क्या है कि आज जब हम बात करते हैं तो हमारा ये कर्तव्य होता है एक भारत के नागरिक के नाते कि राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगीत,
राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, इनके सब में सम्मान करते हुए राष्ट्र के अच्छे नागरिक जैसे कि आदरणीय ठाकुर साहब ने आप लोग को अपने अच्छे उद्बोधन में कहा था, उसका ध्यान देते हुए हम कर्तव्य दायित्व का निर्वहन करें तो निश्चित मान कर चलो कि हम भारत के राष्ट्र के एक निर्माण के रूप में, मैं हमेशा कहता हूँ हिंदुस्तान में कहीं भी लेक्चर देता हूँ, आप देखो वाद विवाद में पढ़ के बहुत से लोग समय बर्बाद करते हैं, मैं उनको ही कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों में वैचारिक मतभेद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर सही माने में मन में भेद नहीं होती है, चाहे धर्जियों गाँव के लिए हो, जयपुरा छत्तीसगढ़ राष्ट्र में, और आप ये मान के चलो कि हाँ हम हैं तो उसमें भेद नहीं रहेगा, तो एक राष्ट्र का राष्ट्र भाव जो है वो सामने आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको सोच के आगे चलना है और इतना निश्चित मान करके चलिए कि आज़ादी का कल भी अभी 3 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार चल रहा है, वहाँ भी मैंने स्व पे अपने विचार रखे तब व्यक्त भी करना था। तो स्व शब्द जो है वो अति सदन का भी साधन है, तो स्व से स्वराज स्वतंत्रता जो कुछ है तो अपने अपने इसमें इसको लेकर के चलिए और अच्छा व्यक्तित्व दिखाना है तो आपको अहम और वहम ये 2 शब्द को हटाना पड़ेगा। इंसान में जब अहम और वहम आता है तो ईश्वर या अल्लाह भी बन देते हैं। तो इसलिए जो रावण श्रीकृष्ण मुस्लिम से उदाहरण देता हूँ, ये सब चीज़ों को छोड़ करके उनको अच्छे से आगे चलना चाहिए और राष्ट्र जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ प्रसंगवश इसको विचार मैंने जो मानो मुंडे मुंडे मते भिन्ना सुने वाक्य को मुंडे मुंडे मते भिन्ना प्राचीन संस्कृत में आता है, तो उसके आगे मैं तक कहता हूँ कहीं गांधी कहीं जिन्ना है ना, तो ये जिन्ना की जिंदगी के कारण पाकिस्तान बड़ा सब जानते हैं और बल्कि बाद में तो स्थिति वो टाला जा सकता था, अगर गहराई से इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे उस समय टाला जा सकता पर नहीं चला, हमारा दुर्भाग्य। तो कुछ भी जैसा हो गया हो गया, कल क्या हुआ भूल जाइए, कल क्या होगा उसकी मत सोचिए। आज हम लोग सब कोई बैठे हैं, प्रेरणास्पद विचार कर रहे हैं, कुछ लोग के मन में मान लग रहा है कि जल्दी खत्म हो, कुछ लोग मन रहे हैं भूख लग रही है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि दूसरे विषय का है, तो सब किनारे करिए। आप ये सोच लीजिए कि आज जो हम विचार विमर्श कर रहे हैं उससे हमको क्या हो सकता है, इनको देखते हुए हमको आगे बढ़ना है। और युवा पीढ़ी के लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि चमन उनका बाहर उनकी जो वीरानों में रहते हैं उन्हें ही हक है जो तूफानों में रहते हैं। इस प्रकार से करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था आपको इतने देर तक आप लोगों ने सुना, 6 मिनट 5 मिनट जल्दी निष्कर्ष में मैं लेकर बहुत सारा कहना चाहूँगा जिससे हो सकता है कुछ लोगों को लाभ मिल जाए। तो उससे होगा खास करके मैंने आप लोग जो काम करते हैं तो इस राष्ट्रीय सेवा योजना वालों को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और आप उनकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना की संस्थापना में मेरा योगदान 1973 में पूरे हिंदुस्तान में 25 दिन का कैंप सारा गांव लगाया था मैं अंतर महाविद्यालय में। तो यानी यहाँ पे NSS का भी संस्थापक रहा, NCC में भी सेवा दिया और रेड क्रॉस में रॉयल स्काउट में भी दिया, युवक रेड क्रॉस में राष्ट्रीय पौर शिक्षा कार्यक्रम में छात्रावास छात्र संघ प्रभारी। प्रॉक्टर का काम बहुत खतरनाक होता है, तो एक बार 10,000 विद्यार्थी गए यूनिवर्सिटी को तो उस समय बहुत सारी समस्या थी। मेरा सौभाग्य 2 अर्थों मानता हूँ, एक तो क्या है कि रिसर्च प्रभावी यानी देश में सबसे एक अच्छा काम अध्ययन करने का मिला। सबसे दूसरा है युवकों के बीच में युवकों को संबंधित चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो उन सब काम को करने का मौका मिला, जिसको मैं अपने लिए सौभाग्यशाली मानता हूँ। और आप लोग तो इंटरनेट पर वीडियो बहुत सारे देखते हैं, लेकिन भूल कर एक बता देना कि 10 काम हिंदुस्तान तक कोशिश संबंधित 10 बताइए, याद नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय पौर शिक्षा कार्यक्रम छात्र संपादन छात्रावास परीक्षा 10 को कम से कम है कि एक व्यक्ति कर ले तो वो विपणन काम कर दो, वो ईश्वरीय देन कह लो या फिर एक प्रकार से विल पावर, तो उसके कारण से अपने को जैसे अभी जो प्रश्न लोग बता रहा हूँ उसकी जानकारी इसलिए मैंने एक लेक्चर दिया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में ऑल इंडिया प्रोफेसरों के बीच में 3 घंटा में भाषण दिया था। तो बाहर के प्रोफेसर हर प्रांत वाले बहुत आश्चर्य थे, जिसमें 10 मिनट कैबिनेट होता था। और उनको मैंने जितनी बातें जैसे पांडे जी के साथ में जब जेल में 15 अगस्त और उसके 26 जब जाते थे तो मैं सुंदर शर्मा पत्रिका में ले गया था, तो जेल वालों नहीं कहा उनको एक बार आप भूल जाओ क्या कहा
आप ये याद करो कि उस पूरी जहाँ बैठ के सुल्तान सरोवर बैरक नंबर 6 में उसको लिखा था। उसको यानी ऐसा कुछ असर हुआ कि 200 कैदियों के बीच में एक कैदी जो छोड़ने के थे ऑफिसर ने, तो आते आते बोलता है, गुरुदेव मैं जब जेल के अंदर सिर झुका के आया था तो निश्चय कर लिया था कि जेल से बाहर जाने के बाद मैं उसके ऊपर देखूंगा, और आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि जा करके बच्चों को, परिवार को देखूंगा, इन 200 में अगर एक भी परिवर्तन आ जाए तो बहुत है। मेरठ में मैं 5 विद्यार्थियों की भाषण दिया था, उनको बोला मुझे 1 मिनट आप लोग सुना, उनको मैंने कहा कि बहुत सारा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि आप सब समझ टेक्नोलॉजी में। मैं अपने उदाहरण में दिया, उस समय 73 साल, मैंने कहा 73 साल की उम्र में आज तक मैंने तंबाकू का गेस्ट हाउस गया हूँ, 4-5 लड़कों का फोन आ गया कि सर मैं 2 रुपया ऐसे बहुत सारे प्रसंग रहते, यानी सब कुछ सोचेगा हमने ठेका छोड़ लिया, हम भी करेंगे काम किसी भी किसी को आना पड़ेगा। हम सोचते हैं इसमें तो ये नहीं अपना बल भी सोच के चलोगे तो आज मैं बता रहा ना कि यानी ऐसा कुछ होता है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी भी आप लोग 2 घटना बताऊंगा फिर भविष्य में होगा आप लोग के कि एक तो प्रसंग है कि मैंने जिंदगी में समय को बहुत महत्व दिया। पानी में गिरा मैं भीग लिया क्लास में आता 11 मिनट डाला, एक विद्यार्थी तो ये समय को महत्व दिया। तो समय का आधा मिनट उदाहरण दे रहा हूँ कितना पालन करता है कि राजेश शुक्ला, भूपेश बघेल, धनेश पाटिल मेरा सम्मान रत्न कराना चाहते थे। भोपाल में उपराष्ट्रपति भाषण, मुख्यमंत्री भाषण, छात्र छात्राओं के दिया स्कॉलर लोग, मगर हिंदुस्तान में कहीं भी रहूँगा 8:30 बजे आपका आप आश्चर्य में होगा। मैं भाषण छोड़ के आई स्टेशन गीतांजलि पढ़कर रायपुर साहब गीतांजलि छूट गई थी तो बस से आया बैतूल आया, बैतूल से सरकारी गाड़ी रखता हूँ तो कलेक्टर के किसी को भागन ने तो फोन किया तो वहाँ से भी बुलते ही आया। फिर उसने कहा कि आरटीओ को भेज देते अपना वो ट्रक में चल गया। कौन क्या करता है, कौन क्या सोचता है, हम क्या कर सकते हैं, इतना अगर आप निश्चय ले लोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसीलिए मैं करके देखता हूँ और बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ एक बात और बोल रहा हूँ, उसको मजाक के लिए सत्य मजाक करेंगे। यानी हमारे यहाँ बड़े भैया सूर्यनाथ भूषण छत्तर अच्छे वक्त लाखों लोग बीच में मिलकर मनाते हैं, उन्होंने 1000 छत्तर लोग लगाए, मैंने 100 लोग लगाया, कितने में 1100 लोग लगाए। लेकिन 1100 लोगों में आज एक आदमी को पहचान जाए हम लोग पुण्य हासिल होते हैं सुख, और उस सुख में आपको क्या लगा तो आता है ना। तो उसके बाद क्या होता है, ये वाइस चांसलर मेरे स्टूडेंट मेरे स्कॉलर वाइस चांसलर बना, मेरा नाम था देशमाल, पॉलिटिकल ऊपर पास हुआ तो पुण्य करो हो गया कसूर, आदमी मतलब बस है। तो वैसी जैसे मैं कहा ना कि हम निकालो इसमें बहुत सारे संकल्प हैं जिसको दुर्लाभ भी चलना होगा और आपको आगे बढ़ना। तो ऐसा मैंने व्यवस्था में जा करके बहुत अच्छा लगा आज के इस पावन दिवस पर। और सबसे बड़ी गौरव की बात है ठाकुर साहब जी के जो विचार है और वो आप लोगों ने सुना कि वास्तव में युवा पीढ़ी के लिए उनका जो आज का उनका जो विचार था एक श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति में कह सकते हैं, और इस श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति से आप लोगों को शक्ति मिलेगी ऐसा मैं मान के चलता हूँ। शिक्षक के प्रति भक्ति भी होगी और आप ये करिए और आप अपना काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और मैं हमेशा कहीं भी जाए अपनी शुभकामना देता हूँ, यही कहता हूँ उत्तरोत्तर उन्नति जिस पद पर आप चाहे मुख्यमंत्री को जिसको शुभकामना देता हूँ आप आगे बढ़िए, डांस कर सकते हैं, उत्तरोत्तर उन्नति करिए, सत्काधिक स्वस्थ रहिए। श्याम मंत्री क्या है ना 100 साल की, 100 साल का तो श्याम बढ़ाना शुरू करें तो ठीक है, सत्काधिक तुम्हारे ऊपर सत्काधिक स्वस्थ इस प्रकार से क्या है व्यस्त स्वस्थ देता हूँ। और मैं बचपन से 55 और 75 के पश्चात भी 5 बजे सुबह उठता हूँ, 5 बजे सुबह 12 महीना और 15 घंटे कैसे जाता है मेरे को पता नहीं चलता। और उसके बाद जो मैं व्यस्त सोच इसलिए बोलता हूँ कि मैं जो कहता हूँ करता हूँ और नहीं कर सकते उसको कहता हूँ। हाँ बड़े मान के चलता हूँ, मान 100 लोग बैठो, अगर एक व्यक्ति को चीज़ समझ आता है तो विचार सार्थक हो जाएगा। तो कौन क्या कहता है ना, कभी समय निकाल के मैं स्कूटर से आगे हो जाता चलता मैं स्कूटर धरेली में ये सब स्थानों में कौशल्या माता मंदिर को हम ढूंढा था स्कूटर से जाकर महल गए स्कूटर 26 अक्टूबर 76 को डायरी पढ़ने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक आध अलग छात्र खोज कर चर्चा करेंगे। तो इतना निश्चित है कि आप लोगों में मेरे मालूम है हर व्यक्ति में कुछ न कुछ शक्ति है, उस शक्ति को आप जागृत करिए। और मैं बल्कि विद्यार्थियों को कहता हूँ या अंतिम उदाहरण देते हुए कि 24 घंटे में 24 मिनट आप लिखे
24 मिनट आप लिखिए, मतलब सोचिए, विचारिए, लिखिए, डॉक्टरिए, चाहे वीडियो पर 24 मिनट समय परोपकार निकालिए। इसी बात को एक अधिकारी आजकल व्यापक में उसको ज्ञान कल्चर में किसी बात की चले तो उसको उसने आत्मसात करे। और दादू मंडल के ज्ञान पीठ पुरस्कार पहला मिला श्रद्धा थवाई, नाम भी लेते 10 परमिट से की प्रेरणा के नाम यहाँ, तो कहानी में अच्छी कहानीकार हो गई। तो ऐसा नहीं है, मन के इसको निकालिए संशय को, और आप अपने आत्मबल शक्ति को लेकर चलिए। इतना निश्चित ऐसे पूरे कहता है आप सही कहा मेरे को दिखाई नहीं देता पूरी से ना तो विश्वास है, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति निश्चित मान के चलो तो आप जीवन काफी सफलता अर्जित कर सकते हो। और अंत में मैं ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के बारे में हमेशा बोलता हूँ कि सुघर सुख समाये यह के जीवन परिपाटी माँ महानदी की घाटी में छत्तीसगढ़। मैं आपसे एक प्रश्न मैं 4 फील्ड बताऊंगा, उसमें आप अपने स्वेच्छा से इच्छा जाहिर करिए कि कितने किस पक्ष में हैं। इसमें 4 प्रकार के कैरियर होते हैं। एक तो नौकरी और व्यवसाय में अपने जीवन को लगाना और उसमें तरक्की करना, एक पहला। दूसरा समाज सेवा में अपने आप को समर्पित करना। तीसरा राजनीतिक जीवन में अपने आप को समर्पित करना। ये कितने 3 हुए हैं। इसके सिवा और कोई लक्ष्य से आप बता दीजिए। पहला कैटेगरी है जो आगे चलकर के जीवन में किसी व्यवसाय में लगना चाहते हैं या नौकरी में लगना चाहते हैं और इसी तरह अपने जीवन की तरक्की करना चाहते हैं। पहला ऐसे जो लोग हैं अपना हाथ दूसरे समाज सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहते हैं। ऐसे समाज सेवा 3 राजनीति माने जो आपको समाज की सेवा या नौकरी या पेशा या व्यवसाय में आगे तक ये आपका मूल्यांकन हुआ। जीवन में आपका क्या लगता है। राजनीति में कोई भाग लेना नहीं। ये दोनों आदरणीय आमंत्रित अतिथिगणों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो भी उद्बोधन दिया निश्चित रूप से अनुभव पर आधारित है। और सच ही कहा था सर ने कि स्वतंत्रता अभी जो आज का डेट है तो 92 ईयर्स का सर का पुराना इतिहास है और अभी हमारा शुरू ही हो रहा है। तो निश्चित रूप से सर दोनों ही विद्वत जनों का जो अनुभव रहा और उन्होंने अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया, वो हमारे अंदर उसने सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार किया है। और साथ ही में चूंकि हम अगस्त क्रांति महोत्सव को मना रहे हैं और जल्दी हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है तो उसमें प्रवेश करने वाले हैं। तो मैं हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी हैं और महान विभूतियाँ जिनकी आहुतियों के द्वारा ही हमें आज इस स्वतंत्र देश में रहने का अधिकार मिल पाया है, मैं उन सभी को सादर नमन करती हूँ। और चूंकि इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव में जो कि कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम डॉक्टर शबनूर सिद्दीकी आपके द्वारा एक किताब की रचना की गई है जिसका शीर्षक है रायपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास। तो मैं आमंत्रित अतिथि महोदय से निवेदन करती हूँ कि पुस्तक के विमोचन करने में सहयोग प्रदान करेंगे।
हम सभी ताली बजाकर मैडम जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ का इतिहास जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब होती है और पीएससी व्यापक और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर इतिहास और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण किताब साबित होगी। और मैडम को किताब की रचना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब समय है हमारे सम्मानीय अतिथियों का हम शॉल और श्रीफल के द्वारा सम्मान करेंगे। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शबनूर सिद्दीकी मैडम से निवेदन करती हूँ कि मंचस्थ अतिथिगणों का शॉल मैं यूपीएससी में भी जाता हूँ, पीएससी में जाता हूँ, में मैं यहाँ के बच्चों को बल्कि प्रेरित करता हूँ कि मन में भाषा भय मिलने से निकाल दो, अर्जुन की तरह लक्ष्य को सफलता मिलती है। मेरे गांव के बाजू में रतन कुछ लगा हुआ, 2 लड़के आए छुट्टी में बंगाल के में, एक कर्नाटक में। तो अभी भी हमारे बच्चे को झिझक हटा दें, हम लक्ष्य की मेहनत करें तो काफ़ी आगे बढ़ सकते है ना। हमको आगे बढ़ना है तो हम लक्ष्य का भाषा भय मिलने से निकाल दो, अर्जुन की तरह लक्ष्य को सफलता मिलती है। मेरे गांव के बाजू में रतन कुछ लगा हुआ, 2 लड़के आए इस मृत्यु में, एक बंगाल के में, एक कर्नाटक में। तो अभी भी हमारे बच्चे का झिझक हटा दें और लक्ष्य की मेहनत करें तो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। मैं हमारे आमंत्रित अतिथि डॉक्टर रविन्द्रनाथ मिश्र सर के सम्मान हेतु प्राचार्य मैडम से निवेदन करूंगी। और धन्यवाद ज्ञापन पश्चात हम सभी अपने स्थानों पर राष्ट्रगान हेतु खड़े हो जाएंगे। और अभी नहीं, प्लीज देखिए यही अंतर है, हम शब्दों पर गौर नहीं करते। मैंने ये कहा कि हम धन्यवाद ज्ञापन पश्चात राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। तो अभी से ही कुछ बच्चे जो हैं वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर सुनीता दुबे मैडम जो कि सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग आपके द्वारा धन्यवाद ज्ञापन। ये जो चित्र है 1937 में 40 में रायपुर से कांग्रेस पत्रिका निकलती है, बहुत कम लोगों को मालूम है। तो इसमें गांधी जी का चित्र है और भारत माता का चित्र है। इस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ में इसको रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बनाया का भी है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे दस्तावेज हैं जो लिखित है। अंग्रेजों ने कहा था कि असहयोग धर्म के खिलाफ है, राजबाजी मीटिंग कराना ये करना, चर्चा करेंगे ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है अगस्त क्रांति महोत्सव एवं पुस्तक विमोचन, इस कार्यक्रम में आज के हमारे मंचस्थ अतिथि परम आदरणीय श्री सुरेश ठाकुर जी, आदरणीय डॉक्टर रमेन मिश्रा,
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शबनूर सिद्दीकी, हमारे सभी साथी प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक एवं छात्र छात्राओं, आज सभी को पता है कि स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जो हमको आज भी रोमांचित करता है। आजादी का जो स्वप्न है एक आजाद भारत का, वो आज भी हमें एक सुकून देता है, भले ही हम उस समय में उपस्थित नहीं थे। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि इस सपने को साकार जिन्होंने देखा है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आज उनका आतिथ्य हमको प्राप्त हुआ है, जिन्होंने इस सपने को अपने सामने साकार होते हुए देखा है। और हमारे जो अनगिनत शहीद हैं, जिनको हम नमन करते हैं आज इस अगस्त क्रांति दिवस पर, इन अनगिनत शहीदों को जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में देखा है, और हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, सोचिए वो कितने सौभाग्यशाली हैं जो उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी प्रत्यक्ष रूप से देखने और उनका ऑटोग्राफ प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परम आदरणीय श्री सुरेंद्र ठाकुर सर को, कि जिनका धन्यवाद क्या, मैं महाविद्यालय परिवार उनका हृदय से आभारी है कि उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमको मार्गदर्शन प्रदान किया और अपने प्रत्यक्ष अनुभवों को हमारे छात्र छात्राओं के साथ साझा किया। मैं परम आदरणीय डॉक्टर रमेंद्र मिश्रा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिनके प्रयासों से आज हमको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमको सर का सानिध्य मिला है। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शबनूर सिद्दीकी मैम को भी आज पुस्तक विमोचन पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ में उनके अथक प्रयासों से ही आज हमको यह सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो महाविद्यालय की प्राचार्य का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी साथी प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके उपस्थिति एवं सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया। हमारे छात्र छात्राओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज प्रत्यक्ष रूप से इस अनुभव को जो कि सर ने हमारे साथ साझा किया उसको धैर्यता के साथ सुना। हमारे कंप्यूटर विभाग के तकनीकी सहयोगी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कार्यक्रम को हमको भविष्य के लिए अविस्मरणीय बनाने के लिए संचित करने के हेतु अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग प्रदान किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सावधान, विश्राम, सावधान। राष्ट्रगान सुन के अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।